प्यारे बच्चों, आप सबको एक बार फिर से स्वागत है मेंटर्स क्लासेस में। तो चलिए आज हम देखेंगे अध्याय क्लास 7 में। अध्याय चैप्टर का नाम है पादप में पोषण। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? पादप में पोषण। चलिए इस चैप्टर को समझते हैं। पहला है पोषण क्या है। सबसे पहला टॉपिक है पोषण क्या है। तो सजीव, देखिए सजीव क्या करते हैं, अपने जीवित रहने के लिए, वृद्धि करने के लिए, क्षतिग्रस्त यानी कोई कोई उनका शरीर में क्षतिग्रस्त हो गया है, ये रख रखाव के लिए आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता होती है। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसका उपयोग करने की संपूर्ण विधि को पोषण कहते हैं। यानी सजीव होता है जो क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो भोजन को ग्रहण करने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, जो उनके भोजन को ग्रहण करने की विधि है उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो आप लोग पोषण समझ गए। पोषण में क्या होता है कि सजीव जीवित रहने, वृद्धि करने और क्षतिग्रस्त भाग को रख रखाव में भोजन की आवश्यकता होती है। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसका उपयोग करने की संपूर्ण जो प्रक्रिया है, व्यवस्था है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। चलिए पोषण में देखते हैं पोषण में वृद्धि कैसे होती है। मान लीजिए कोई है, छोटा सा बच्चा है, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, ये क्या कहलाया, वृद्धि कहलाया। क्या कर रहा है, वृद्धि। अब शरीर का कोई भाग खराब हो जाता है, जैसे कि घाव हो गया, किसी का हाथ टूट जाता है, फिर वो धीरे धीरे मतलब क्या होता है, सही हो जाता है। तो वो क्षतिग्रस्त भाग क्या होता है, धीरे धीरे सही हो जाता है, क्योंकि हम दवाई खाते हैं तो एक तरीके से भोजन ही ग्रहण करते हैं ना। तो उससे भोजन खाने से हम लोग जीवित रहते हैं। अगर 2 4 5 दिन नहीं खाएंगे तो, या एक दिन नहीं खाए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भोजन से क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भोजन के मुख्य घटक। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, ये पोषक तत्व कहलाते हैं। ये सब चार सारे चीज क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व। जो हम भोजन ग्रहण करने की विधि है वो तो पोषण कहलाती है, और जो भोजन ग्रहण करने के बाद जो हमको प्राप्त होता है उससे, उसे हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। ये हमारे शरीर को प्राप्त होता है। हम तो भोजन ग्रहण करते हैं, शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण ये प्राप्त होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा है हमारा, देखिए ये आपके चैप्टर में है नहीं, बस थोड़ा सा ऐड कर दिया, इसको समझिए। कोशिका क्या होता है, सजीव का संरचनात्मक इकाई है। ध्यान समझिए, कोशिका क्या है कि देखिए कोई भी चीज एक छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारा शरीर है, एक सबसे छोटी इकाई कोशिका है। ठीक है, देखिए जिस प्रकार भवन निर्माण करने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार सजीव के शरीर एवं सूक्ष्म इकाई से बनता है, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। मान लीजिए कोई मकान बन रहा है तो उसमें क्या होता है, ईंट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, बहुत सारे छोटे छोटे ईंट की आवश्यकता मिलता है। उसी प्रकार हमारे शरीर बनने के लिए हमारे शरीर में ईंट का कौन सा काम करता है, तो ये हमारा कोशिका, ये ठीक है, ये कोशिका का पिक्चर बना हुआ है। इसमें केवल सूक्ष्म दर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कोशिका को सिर्फ हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, खुले आंखों से कोशिका को नहीं देख सकते। चलिए कोशिका में क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका के बाहर से एक पतली लेयर होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। केंद्रक क्या होता है, इसके बीच में एक न्यूक्लियस यानी एक केंद्रक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो इसके केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। कोशिका द्रव्य, केंद्रक के चारों ओर स्थित जेली पदार्थ, इसके चारों ओर स्थित एक जेली पदार्थ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये कोशिका के बारे में था। अब कोशिका है क्या, ये आप लोग बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। जैसे कि हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर पहले क्या बनाया, कोशिका, कोशिका से फिर बनता है उत्तक। क्या बनता है, उत्तक, उत्तक से फिर बनता है अंग। क्या बनता है, अंग, और अंग से बनता है शरीर। तो इस प्रकार से बनता है, यानी कोशिका, बहुत सारे कोशिका एक जगह जोड़ होते हैं तो क्या बनाते हैं, उत्तक। उत्तक, बहुत सारे उत्तक जोड़ होते हैं तो क्या बनता है, अंग। और सभी अंग जैसे हाथ, पैर, ये सब मिलाकर के इसका निर्माण होता है शरीर का। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर की छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। तो आपको एक छोटा सा था इसमें, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसका उपयोग कौन करता है, कोशिका ही करता है। ठीक है, जो ऊर्जा बनता है जो भी है वो किसके पास जाता है, कोशिका के पास जाता है। भले वो दिमाग का कोशिका हो, हाथ का कोशिका हो, पैर का कोशिका हो, तो वो उसका भोजन जो हम खाते हैं उससे जो हमारा पोषक तत्व मिलता है उसका उपयोग कौन करते हैं, कोशिका। ठीक है, चलिए आगे का चैप्टर समझते हैं। अगला है पादप में पोषण की मुख्य विधियां। यानी पादप में पोषण की विधियां क्या होते हैं, तो पादप में पोषण में दो होता है, स्वयं पोषण और विषम पोषण। चलिए स्वयं पोषण क्या होता है, बात को समझिए कि पोषण का हुआ विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित से बना स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे हम स्वयं पोषण कहते हैं या बनाते हैं।
मतलब संश्लेषित या बनाते हैं, मतलब स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधा, वो किसी से खाना मांग कर नहीं लाते, या आयु नहीं बनाए तो दूसरे पेड़ से नहीं मांग सकते हैं, वो अपना खाना क्या बनाएंगे, स्वयं बनाएंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारा स्वयंपोषी। ऐसे पौधे को हम स्वयंपोषी कहते हैं। मतलब जो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वयंपोषी कहते हैं। सभी हरे पौधे तथा नीले हरित शैवाल, ये सब क्या है, स्वयंपोषण का उदाहरण है। मतलब ये सब नीले हरित शैवाल होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वयंपोषण में क्या हो गया, ठीक है, तो स्वयंपोषण आप समझ गए। स्वयंपोषण में क्या होता है, अपना भोजन खुद बनाता है। एक तरीका से समझिए कि जो स्वयंपोषण, अगर ऐसे एक उदाहरण के तौर पर ले ले, जो अपने खुद का काम करके खुद अपने स्वयं खाता है, तो एक तरीका से उसको हम बोल सकते हैं सेल्फ डिपेंड, यानी स्वयं पोषण, वो अपना पोषण स्वयं कर लेता है। तो यहाँ पर वो पोषण हुए स्वयं पोषण, मतलब वो पोषण कहने का मतलब वो बात नहीं हुआ। यहाँ पर वो भोजन की बात, किसका बात हुआ, भोजन की बात, कि वे अपना भोजन अगर स्वयं बना लेते हैं तो स्वयं पोषण। जैसे पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। विषम पोषण क्या होता है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन के लिए अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर रहते हैं, उसे हम विषम पोषी कहते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कहने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि अप्रत्यक्ष के जो होता है, बहुत सारे जीव जो सिर्फ मांस खाते हैं, तो वो भी पेड़े पौधे पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि वो जिस जीव को खाते हैं वो जीव तो घास खाती है। जैसे मान लो कि शेर हिरन को खाता है, तो हिरन क्या खाती है, घास खाती है, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो पेड़े पौधे से बना हुआ चीज है। तो उदाहरण के लिए मनुष्य, मनुष्य क्या करता है, पेड़ पौधा से द्वारा शेर, गाय, कवक एवं अमरवेल जैसे वनस्पति। जैसे अमरवेल क्या होता है, जो पेड़ के ऊपर एक रेशा की तरह ऊपर पेड़ पर रहता है और उसी पेड़ का खाना खाता है, वो क्या है, अमरवेल है। इसको कहीं पर भी किसी पेड़ पौधा बिक दीजिए, उसी से भोजन लेकर खा लेता है। तो विषम पोषण में क्या हुआ कि ये भोजन के लिए किसी दूसरे जीव, ठीक है, या पौधा पर डिपेंड रहता है, यानी दूसरे पर डिपेंड रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, विषम पोषण कहते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा विषम पोषण कहते किसको है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। खाद्य फैक्ट्री, पतिया, पादप का रसोई घर या खाद्य फैक्ट्री है। मतलब जो पत्ता है वो पेड़ पौधा का, पेड़ का क्या है, खाद्य फैक्ट्री है। मिट्टी से जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है। मतलब खनिज जो भी पोषक तत्व चाहिए जो पेड़ को, वो पौधा को, तो कहां से, जमीन से जड़ अवशोषित करके किसको ला कर देता है, पत्तिया को। क्लोरोफिल, पत्तिया में उपस्थित हरा वर्णक जो सूर्य से के प्रकाश यानी सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। कौन करता है, क्लोरोफिल सोलर प्लेट का काम करता है, किसमें, पत्तिया में। और सौर ऊर्जा से क्या करते हैं, उसको जो सूरज के प्रकाश है उसको अवशोषित कौन करता है, क्लोरोफिल। रंध्र क्या करता है, पत्तियों के बीच की सतह पर एक छोटा सा छिद्र होता है जो रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है, इसे गैस का आदान प्रदान करता है। मतलब पत्तिया के बीच में एक छोटा सा रंध्र होता है, वो क्या करता है, गैस को निकालता है, फिर गैस को अंदर डालता है। यानी कि जैसे कि अगर भोजन बन रहा है तो उस समय CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से किसके द्वारा लेता है, रंध्र के द्वारा लेता है। तो यहाँ पर हम बात समझे कि कौन क्या काम करता है, तो यहाँ ध्यान से समझिए। खाद्य फैक्ट्री क्या होता है, पत्तिया, पत्तिया खाना बनाने का काम करती है, और पत्तिया के अंदर होता है क्लोरोफिल, ये सौर ऊर्जा को संश्लेषित करता है। रंध्र क्या करता है, गैस को आदान प्रदान करता है, थोड़ी मात्रा में पानी को भी आदान प्रदान करता है, यानी वाष्प को आदान प्रदान करता है। तो यहाँ पर यह समझिए। चलिए, तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है, यानी कि CO2 और H2O। और यहाँ पर उपस्थित कौन रहता है, अभिक्रिया में शामिल नहीं रहता, बस उपस्थित रहता है। सौर ऊर्जा, सौर प्रकाश या क्लोरोफिल, ये उपस्थित रहता है, और ये क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6, और साथ में O2 गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। तो पत्तिया में संचित भोजन मड यानी स्टार्च के रूप में जमा होता है, जो कार्बोहाइड्रेट ही एक रूप में है। स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की पुष्टि करती है। मतलब स्टार्च, अगर जिस पेड़ पौधे में स्टार्च उपस्थिति रहता है, तो ये मतलब कि ये प्रमाणित करता है कि हाँ प्रकाश संश्लेषण हुआ है। तो हम ये बात को समझे कि अब कोई भी हमसे पूछे प्रकाश संश्लेषण होता है क्या, अगर सिंपल भाषा में पूछे तो हम कहेंगे कि भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब पूछेगा प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, तो पत्तियां क्या काम करती है, जड़ यहाँ पर लाते हैं, जल, खनिज, लवण, पत्तियां पत्तियां को ला कर देते हैं। पत्ती क्या करते हैं, पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल सौर ऊर्जा लेते हैं, रंध्र गैस को आदान प्रदान करता है, और
और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या करता है, भोजन बनाकर तैयार करता है, जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12 और साथ में O2 गैस मुक्त होता है। तो डिटेल पूछे तो ये पूरा बता देंगे। और अगर इसका याद रखिएगा क्या होता है, CO2 जोड़ H2O क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस क्या बाहर निकलता है, O2 गैस बाहर निकलता है। कौन सा गैस बाहर निकलता है, O2 गैस बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से आप प्रकाश संश्लेषण बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। तो सीधे काम याद रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोफिल का क्या काम है, तो सौर मतलब जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करना। पत्तिया का क्या काम है, तो पत्तिया का भोजन बनाने का काम है, यानी कि पेड़ पौधा का रसोई घर होता है। इससे हमारे घर में रसोई घर होता है, तो पेड़ पौधा का रसोई घर होता है। ठीक है, उसके बाद जड़ का क्या काम है, तो खनिज लवण ला कर देगा। रंध्र क्या करता है, तो गैस को आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मरुस्थलीय पौधे एवं शैवाल में प्रकाश संश्लेषण। मरुस्थलीय पादप में वाष्प उत्सर्जन यानी पानी का उड़ना द्वारा जल की हानि को कम करने के लिए पत्तियां शक्ल अथवा शुल्क यानी कांटे के रूप में होती है। इन पौधों में हरे तना में क्लोरोफिल होते हैं और वहीं प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए कैक्टस, जिसको हम नागफन भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए कि जो मरुस्थलीय पौधा होते हैं इनको पानी बहुत कम मिलता है, तो ये क्या करते हैं, पानी बचाने के लिए ये शूल यानी कहता है कि नुकीले आकार का यानी कांटे के रूप में होता है, और उसके तना में हरा भाग होता है, उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, और वही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई पूछे कि मरुस्थलीय पादप में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, तो मरुस्थलीय पादप में जो पानी यानी वाष्प उत्सर्जन यानी पानी उसके पास कम रहता है, तो पानी बचाने के लिए उसका पत्ती कैसे होते हैं, कांटेदार होते हैं, और तना हरे भाग होते हैं, इनके प्रकाश संश्लेषण हो जाते हैं, तना में भी हो जाते हैं। अगला है हरी काय या शैवाल। आपने गीले दीवारों या तालाबों अथवा ठहरे हुए जलाशयों में हरे रंग के अपपंखी मध पौधा देखे होंगे, उन्हें शैवाल कहते हैं। मतलब आपने पोखरी उखरी आसपास होगा तो या कहीं कल उल होगा तो वहां पर हरा रंग का देखना कि एक शैवाल रहता है, उन्हें पौधे देखते होंगे, वो उसे हम शैवाल कहते हैं। और इसमें भी क्लोरोफिल होता है, उसमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिस कारण से ये हरे दिखाई देते हैं, और ये भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन को स्वयं संश्लेषित करते हैं। जो आप काय को देखें, ये भी भोजन क्या करते हैं, अपना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो देखिए हरी काय या शैवाल ये क्या होते हैं, तो आपने गीली दीवार, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशयों में अपंखी मध पौधे देखे होंगे, इन्हें हम शैवाल कहते हैं। और शैवाल भी क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके, क्लोरोफिल उसमें भी पाए जाते हैं, इसी कारण वो हरा दिखाई देते हैं। अगला है कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त प्रोटीन और वसा का संश्लेषण। नाइट्रोजन की आवश्यकता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनता है, परंतु प्रोटीन एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जिसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। मतलब क्या कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनता है, परंतु प्रोटीन एवं नाइट्रोजन पदार्थ जिसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। गैसीय नाइट्रोजन, यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस बहुमत में, मतलब कि हमारे नाइट्रोजन गैस बहुत सारे हैं, ठीक है, वायुमंडल में बहुत सारे उपस्थित है, परंतु पौधे को इसका सीधा अवशोषण पत्तियों द्वारा नहीं कर सकते। मतलब पत्तियां क्या कर सकता है, नाइट्रोजन को सीधा अवशोषण नहीं करते हैं। मृदा जीवाणु, जो मिट्टी के जीवाणु होते हैं, ये मिट्टी में विशेषित जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपस्थित यौगिकों में बदल देते हैं। मतलब कि जो हवा में जो नाइट्रोजन रहता है उसको किसमें बदल देते हैं, यौगिक बदल देते हैं, और इन्हें जड़ों जल के साथ अवशोषित करते हैं, और किसान नाइट्रोजन वाले उर्वरक भी मिलाते हैं। तो मतलब देखिए नाइट्रोजन के अतिरिक्त प्रोटीन और वसा का संश्लेषण, यानी नाइट्रोजन हमारे
नाइट्रोजन की आवश्यकता, मतलब पेड़ पौधा के नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पर नाइट्रोजन गैस गैस में तो हवा में बहुत सारा नाइट्रोजन है, पर पेड़ पौधा डायरेक्ट नहीं ले सकता। उसके लिए जो मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं उनको नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदल कर देते हैं और वो जल में मिलाकर नाइट्रोजन उर्वरक किसान क्या करते हैं, खेत में नाइट्रोजन उर्वरक भी देते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए। चलिए अगला है कि विषम पोषी प्रणाली में परजीवी एवं कीटभक्षी। परजीवी पादप, जो पौधा क्लोरोफिल न होने के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, मतलब उस पौधे में क्लोरोफिल नहीं होता, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो अन्य जीव पौधे से भोजन लेते हैं। मतलब कि ये कहें कि कीड़ा को खाने वाला पौधा, उदाहरण अमरवेल, जिस वृक्ष पर यह चढ़ता है उसे प्रपोषी कहते हैं और अमरवेल खुद परजीवी कहलाता है। ठीक है, मतलब अमरवेल जिस वृक्ष पर चढ़ता है उसे परपोषी कहते हैं और अमरवेल खुद परजीवी कहलाता है। कीटभक्षी पौधा, ये पौधा हरे होते हैं परंतु नाइट्रोजन की कमी वाली दलदली मिट्टी में उगते हैं और नाइट्रोजन की कमी पूरी करने हेतु कीटों को पकड़कर पचाते हैं। उदाहरण के लिए घपफरनी एवं विसन फ्लो फ्लो फ्लाई टेप। ठीक है, ये दो पौधे का नाम है, देख सकते हैं यहाँ पर। ये पौधा है, इसे कीटभक्षी पौधा बोलते हैं। कीट इसके अंदर में जाता है, डब्बा बंद कर लेता है, उसके उसमें पचा देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ गए विषमपोषी क्या होता है। तो विषमपोषी और परजीवी, परजीवी पादप क्या होते हैं, जो पौधे क्लोरोफिल न होने के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अन्य जीवों पर अन्य जीवित पौधे से भोजन लेते हैं। जैसे अमरवेल क्या होता है कि दूसरे जीवित पौधों से क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। मैंने दूसरे के शरीर पर रहकर अपना भोजन लेता है तो परजीवी। अमरवेल को क्या कहते हैं हम लोग, परजीवी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोचते हैं। अगला है मृत पोषण। मृत जीवी क्या होता है? तो पौधे की वह प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित सड़े गलने वाली वस्तुएं का पोषण प्राप्त करता है, उसे हम मृत पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, जो क्या करते हैं, मरे हुए जीव को खा पीकर सड़े गए चीज को खत्म करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मृत पोषण। ये सड़ने वाली वस्तुओं की तरह पर पाचन रस स्रावित कर उन्हें विलयन में बदलते हैं। मतलब पाचन रस को स्रावित करके किसमें बदलते हैं, विलयन में बदलते हैं, फिर उसे अवशोषित करते हैं। ऐसे जीव मृत जीवी कहलाते हैं। मतलब सीधा सा याद रखिए मृत जीवी होता क्या है। तो जो मरे हुए जीव, सड़े गले चीज जैसे पाव रोटी, रोटी, ब्रेड, चावल जो हम बिक देते हैं, वो सड़ गल का जो जीव उसे खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। कवक और फफूंद क्या होता है? कवक चमड़े, कपड़ों, अचार और वर्षा ऋतु में नम तथा गर्म स्थल पर उगते हैं। ठीक है, कवक कहाँ उगते हैं, नम तथा गर्म स्थान पर उगते हैं। सामान्य उदाहरण मरुस्थलीय नहीं, मशरूम, कौन सा है, मशरूम, ईस्ट तथा ब्रेड पर लगने वाली फफूंद, ब्रेड मोल्ड। तो ये क्या है, फफूंद क्या है, आपने पाव रोटी सब पर देखा होगा, एक छोटा छोटा लग जाता है जिसको हम कहते हैं भुआ गया है। ठीक है, रोटी कुछ दिन रख दीजिए हल्का सा गीला करके तो उसमें भुआ लग जाता है, तो वो सब क्या होता है, कवक फफूंद होते हैं। मशरूम भी क्या है, एक प्रकार का कवक है। कवक से लाभ और हानियां एवं जीवाणु का संरचना। कवक कवक अचानक कैसे उगता है? कवक जीवाणु एवं सामान्य वायु में उपस्थित होता है। मतलब कवक हमारे सामान्य वायु में उपस्थित होता है जब किसी नर्म एवं गर्म उत्पाद या सतह पर बैठते हैं तो अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं और यह तेजी से फैलता है। यानी कवक क्या होते हैं, कवक वायु में उपस्थित होते हैं
जब ये नर्म और गर्म उत्पाद के सतह पर बैठते हैं तो अंकुरित होकर नए कवकों और यह बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है। कवक के दो पहलू, लाभ और हानि। लाभदायक, मशरूम खाने के लिए उपयोग होता है। ईस्ट का उपयोग ब्रेड, अल्कोहल बनाने के लिए होता है तथा पेनिसिलिया जैसे दवाई या कवक से बनती है। हानि, ये गेहूं की रस्ट जैसे फसल बीमारी और मनुष्य में दाद खाज जैसी त्वचा रोग उत्पन्न करता है। कौन करता है? कवक करता है। ठीक है। तो कवक से लाभ भी, यानी कवक को हम लोग खाने में भी उपयोग करते हैं और इससे हानि भी, पर कवक का टाइप अलग अलग होता है। नहीं कि खाने वाला ही कवक हमारे शरीर पर बैठ जाता है, ऐसा नहीं होता है। सब अलग अलग कवक होता है, उनमें भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। अगला है सहजीविता। जब दो भिन्न भिन्न जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व परस्पर साझा करते हैं तो इसे सहजीव संबंध कहते हैं। मतलब सहजीव संबंध क्या होते हैं? मतलब कि जब दो जीव, मतलब दोनों का एक तरीका से दिक्कत किसी का नहीं हो, जब दो जीव, जिस प्रकार से अगर दो भिन्न जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास पोषक तत्व परस्पर साझा करते हैं तो ऐसे सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइकेन, लाइकेन क्या होता है? लाइकेन में कवक एवं शैवाल एक साथ रहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। परस्पर विनिमय, कवक शैवाल को रहने के स्थान, जल एवं खनिज देता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाया गया भोजन कवक को देता है। तो ये सहजीवीय संबंध क्या हुआ कि आपसी संबंध से कोई अलग अलग भिन्न भिन्न जीव एक दूसरे को अपना आवास और अपना भोजन देते हैं तो वो क्या कहलाता है? सजीवीय संबंध कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मृदा में पोषक तत्व की पुनः पूर्ति। उर्वरक और खाद, लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है और मिट्टी को समृद्ध रखने के लिए किसान खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम जैसे तत्व से भरपूर खाद और रासायनिक उर्वरक मिलाते हैं। ठीक है। रासायनिक उर्वरक मिलाते हैं तो ये क्या है? तो चलिए वो खाद, देखिए खाद क्या होता है? जो हम गाय के गोबर, सब्जी के छिलका, ये सब से जो बनाते हैं उसे खाद कहते हैं। उर्वरक क्या होता है? जो हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं। तो देखिएगा, लगातार फसल उगाने से मिट्टी का पोषक तत्व खत्म हो जाता है तो मिट्टी की समृद्धि बनाने के लिए किसान नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम जैसे तत्व भरपूर खाद और रासायनिक उर्वरक देते हैं। अब है राइजोबियम का चमत्कार। देखिए, राइजोबियम जीवाणु है जो फलीदार पौधे जैसे मटर, मूंग, चना, अरहर की जड़ों में ग्रंथियों में रहता है। ठीक है। जड़ों की ग्रंथियों में रहता है और ये वायु में से नाइट्रोजन को सोख कर घुलनशील रूप में बदल देता है। बदले में पौधे इन्हें भोजन और आश्रय भी देते हैं। मतलब ये पौधे के लिए क्या करते हैं कि पौधे इनके आश्रय रहने के लिए, आश्रय ये उनके जड़ में रहते हैं और वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर उसे घुलनशील यानी नाइट्रोजन को यौगिक रूप में तोड़ देते हैं। ठीक है। तो इनका क्या नाम है? राइजोबियम। याद रखिएगा, कौन सा जो जीवाणु है जो पौधे को नाइट्रोजन, मतलब दलीय पौधे यानी जो फलीदार पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में बना देते हैं, तो राइजोबियम। ठीक है, याद रखिएगा राइजोबियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो में याद रखने वाली बात क्या है? अध्याय के मुख्य परिभाषा शब्द स्वपोषण, परजीवी, कीटभक्षी, रंध, मृतजीवी और सहजीवी। मतलब ये सारे टॉपिक को याद रखिए। स्वपोषी में हरे पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं। परजीवी अमरवेल जैसी जीव जो प्रपोषी पौधे से पोषण छीनते हैं। कीटभक्षी, नाइट्रोजन की कमी पूर्ण करने के लिए कीट खाने वाले पौधे। रंध, पत्तियां में जो छोटी छेद होता है उसे रंध कहते हैं। मृतजीवी, सड़े गले पशुओं को खाते हैं मृतजीवी। सहजीवी, जो जीव पर परस्पर आवास एवं भोजन को साझा करते हैं, यानी रहने का जगह, भोजन को साझा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सहजीवी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझ गए। ठीक है। आइए कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं।
घटपर्णी पौधा कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा दलदली मृदा में उगते हैं और इनमें नाइट्रोजन अत्यंत कमी होते हैं। नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए क्या करते हैं? उसको कीटभक्षी पौधा को खाते हैं। लाइकेन में कौन-कौन साथ रहता है? लाइकेन में कवक और शैवाल सहजीवी संबंध परस्पर साथ रहते हैं। नागफनी पौधे में कौन सा भाग भोजन बनाते हैं? नागफनी पौधे में हरा तना और क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से हमने पूरे अध्याय को समझ लिया है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।